तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जैनिज्म के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे जो बुद्धिज्म होता क्या है, इसके कौन से डॉक्ट्राइन्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल्स को पढ़ेंगे, इससे सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद स्तूपा के बारे में भी पढ़ेंगे और फाइनली बुद्धिज्म और जैनिज्म को कंपेयर करके देखेंगे। और जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसका फायदा ये होगा, जब आप मेरे साथ एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे जो कौन सा बुद्धिज्म है और कौन सा जैनिज्म है। इससे आपको राइट आंसर्स चुनने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध से। इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म होता है 563 बीसीई में। ठीक है, और बर्थ प्लेस कहाँ पे था तो लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। फादर जो थे इनके, उनका नाम था सुधोधन और ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। शाक्य क्लैन भी क्षत्रिय क्लैन ही होता है। ठीक है, और इनकी माता थी महामाया जो कि कोलिया क्लैन से थी और ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो ये है भगवान बुद्ध, और ये जो माता दिख रही हैं ये महामाया नहीं है, ये है भगवान बुद्ध की मौसी। इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने ही भगवान बुद्ध को पाला था शुरुआती दिनों में, और ये आगे चल के बनती हैं पहली भिक्षुनी। देखो इसके पीछे कहानी ये है, जब बुद्धिज्म अपने आप में एक रिलीजन की तरफ फ्लोरिश करने लगा तब भी महिलाओं की एंट्री इसमें अलाउ नहीं थी। संघ में महिलाओं की एंट्री अलाउ नहीं थी, तो इसको अलाउ करवाया था प्रजापति गौतमी ने। इन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी जो आप महिलाओं को अलाउ करो, और तब जाके ये पहली बुद्धिस्ट नन बनती हैं, पहली भिक्षुनी बनती हैं। और इन सभी बातों का हमें कन्फर्मेशन कहाँ पे मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा जो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, इसका कॉन्फर्मेशन कहाँ पे मिलता है तो ये मिलता है अशोका के रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है यानी कि अभिलेख है, ये रुमिनदेई जगह है, वहां पे है। वहां पे ये मेंशन्ड है जो हेयर कम्स द बुद्धा। ठीक है, यहाँ तक कि अशोक जो रहते हैं वो भी लुम्बिनी जाते हैं और वहां पे जाने के बाद इन्होंने टैक्सेस में कंसेशन भी दिया था इस बेसिस पे जो ये बुद्ध का बर्थ प्लेस है। दोस्तों बुद्ध के बर्थ को हम लोग वैसाख फेस्टिवल से मनाते हैं, बुद्ध जयंती आपने सुना होगा। देखो जब भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं ना तो उनको काफी रॉयल लाइफ नसीब हुई थी। ठीक है, और इन्हें दुख पता ही नहीं था जो दुख क्या होता है। लेकिन एक दिन ये क्या करते हैं, ये निकल पड़ते हैं और निकलने के बाद ये अपने चैरियटियर जिसका नाम होता है चन्ना, ये जो व्यक्ति है ये चन्ना है, इनके साथ ये निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। और इन्हें 4 साइटिंग्स देखने को मिलती है जिसको बुद्धाज 4 साइट्स कहते हैं। पहला था एक सिक आदमी, एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक डेड बॉडी, उसके बाद एक ओल्ड मैन और एक साधु। ठीक है, साधु जिसने सब कुछ त्याग रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे बुद्ध को इस समय में एहसास होता है जो भाई साहब दुख तो है। ठीक है, दुख तो है, और इन्होंने फैसला लिया जो भाई मैं घर को त्याग दूंगा, और ये बनता है आपका ग्रेट डिपार्चर जिसको बुद्धिज्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। आप महाभिनिष्क्रमण को भ्रमण से याद रख लेना। ठीक है, भ्रमण मतलब ये निकल पड़े घर से। ठीक है, किस एज में निकले थे तो एट द एज 29 एट 534 बीसी। दोस्तों आपको ना सबसे पहले भगवान बुद्ध के बर्थ का डेट याद रखना है और ये समझना है जो इन्होंने 80 ईयर्स तक की जिंदगी जी थी। ठीक है, और इस बेसिस पे आपको ये डेट मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं भगवान बुद्ध के टीचर्स की। जब ये घर छोड़ के बाहर निकले तो फिर मेडिटेशन इनको सिखाया अलारा कलमा ने। ठीक है, और ये अलारा कलमा जो थे ये थे आपको एक साधु। लेकिन भगवान बुद्ध को ये रियलाइज हुआ जो अलारा कलमा से काम नहीं चलेगा, इनको और भी चीजें सीखनी पड़ेगी, और ये पहुंचते हैं उद्दक रामपुत्र के पास। रामपुत्र का मतलब होता है राम के बेटे। यहाँ पे जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो ये है भगवान बुद्ध, और ये जो टीचर हैं ये हैं आपको उद्दक रामपुत्र। इन्होंने भी भगवान बुद्ध को मेडिटेशन सिखाया। और भगवान बुद्ध का इनलाइटनमेंट होता है 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में पीपल ट्री के नीचे में अराउंड 528 बीसी। और तब जाके इनको टाइटल मिलता है बुद्धा जिसका मतलब होता है द इनलाइटेंड वन। इससे पहले क्या थे तो इससे पहले थे सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, उसके बाद ये बुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये निकलते हैं
सरमन देने के लिए। फर्स्ट सरमन कहाँ पे? तो सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं? तो द ग्रेट डिपार्चर रेनन्सिएशन, यानी कि ये भ्रमण पे निकल जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। इन्होंने अपना रॉयल लाइफ त्याग दिया था। उसके बाद फर्स्ट सरमन जो कि सारनाथ में है, कैसे मैंने याद रखा है? मैंने इस तरीके से याद रखा है, सरमन तो SERMON जो है ना, उसको मैंने इस तरीके से लिखा है SIR, जिसमें सर हैं ये, एज ए टीचर हैं, ठीक है, और ये अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, ठीक है। कहाँ पे? तो सर यानी कि सारनाथ में। तो सर आपको बहुत ही जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सरमन, सर, सारनाथ, ठीक है। और इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। सबसे ज्यादा सरमन इन्होंने कहाँ पे दिया था? तो ये श्रावस्ती में दिया था। 24 रेनी सीजन्स इन्होंने बिताए थे। अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल तो पूछा जाता ही है, लेकिन आपके दिमाग में भी ये चीज़ आना चाहिए, जो ये रेनी सीजन क्यों काउंट कर रहे हैं? तो देखो, जो बुद्धिस्ट जो होते थे ना, तो यानी कि बुद्ध और इनके डिसाइपल, ठीक है, तो ये सारे समय में घूमा करते थे, लेकिन जब रेनी सीजन आता था तो ये शरण ले लेते थे, और वहां पे ये लोग सरमन यानी कि टीचिंग करते थे। तो इसीलिए इसको रेनी सीजन में काउंट किया जाता है। और श्रावस्ती जो था ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर बन गया था। 24 रेनी सीजन भगवान बुद्ध ने यहाँ पे बिताए थे। डेथ की बात कर लेते हैं, तो महापरिनिर्वाण इसको कहते हैं। निर्वाण का मतलब होता है जो आपने शरीर को त्याग दिया, ठीक है। और एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनगर 483 BC। इसको मैंने कैसे याद रखा है? तो देखो, मैंने इस तरीके से याद रखा है, जो भगवान बुद्ध जो थे, उन्होंने खुशी खुशी अपना देह का त्याग किया था। खुशी खुशी महापरिनिर्वाण इनका हुआ था। खुशी खुशी इसलिए हुआ था क्योंकि हमें कुशीनगर याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में, आज के डेट में उत्तर प्रदेश में है। उस समय में मल्ल किंगडम जो था, दोस्तों, मल्ल किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जब हम लोग महाजनपद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मल्ल किंगडम का ही पार्ट था, ठीक है, कुशीनगर। तो खुशी खुशी भगवान बुद्ध अपना शरीर त्याग करते हैं, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो हम लोगों ने इस स्लाइड से क्या सीखा? सबसे पहले सीखा ग्रेट डिपार्चर, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, एट द एज 29। उसके बाद इनके टीचर थे अलारक लामा, उद्दत रामपुत्र। एनलाइटनमेंट इनका होता है बोध गया में, पीपल ट्री के नीचे में, ठीक है, और ये बन जाते हैं बुद्धा, ठीक है। उसके बाद पहला सरमन, सर से हमने याद रखा था, सर से याद रखा था सरमन, और उसके बाद हम लोगों ने सारनाथ, दो चीजें हम लोगों ने इसे याद रखा था। और ये एक तरीके का धर्म चक्र परिवर्तन होता है, ठीक है। जब आदमी इनलाइटेंड होता है, तो ये जो भी बातें बोलेगा वो एक तरीके से धर्म चक्र का परिवर्तन करेगा, है ना। और सबसे ज्यादा सरमन इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ, और खुशी खुशी भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है एट द एज 80। कुछ सिंबल्स लाइफ से एसोसिएटेड हैं बुद्धा के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में आते हैं। 5 सिंबल आप याद रखो। एक तो है लोटस, कहीं कहीं बुल भी मेंशन्ड है, आपको ये बात समझनी होगी, ठीक है। 563 BCE में इनका डिवाइन बर्थ होता है, ग्रेट डिपार्चर, ठीक है। अब ये जो सीन आप इमेज जो देख रहे हो, ये जो पोर्ट्रे किया गया है, ये ग्रेट डिपार्चर को शो करता है, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब ये जो घोड़ा है, घोड़ा का नाम था कंथक, जिसका इस्तेमाल इन्होंने ग्रेट डिपार्चर के लिए किया था, ठीक है। उसके बाद इनका एनलाइटनमेंट जो होता है बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे होता है। अब बोधि ट्री कौन सा ट्री होता है? तो पीपल। अक्सर लोग बरगद से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नो, इट्स पीपल, ठीक है। और इस कौन सा पीपल, कौन सा जनरेशन चल रहा है, क्या कहानी है, इसको हम लोग MCQ में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी नहीं समझ रहे हैं, अभी वो फ्लो टूट जाएगा। फर्स्ट सरमन की बात कर लेते हैं। तो पहला सरमन जो है वो धर्म व्हील को दिखाता है, और यही कारण है इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और महापरिनिर्वाण जो है वो होता है आपको एट द एज 80, खुशी खुशी यानी कि कुशीनगर में। और यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, ये कुशीनगर में ही स्तूपा है। स्तूपा के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स की, इनकी कोर टीचिंग्स की, ठीक है। कोर टीचिंग्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका मध्यम मार्ग, ठीक है। बुद्धिज्म की टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मध्यम मार्ग, इसी से बुद्धिज्म जाना जाता है, ठीक है। तो अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स ऑफ लग्जरी एंड ऑस्टेरिटी। अब कुछ लोग इसका गलत मीनिंग निकाल देते हैं। इसका गलत मीनिंग कैसे निकालते हैं? जो आपको सच या झूठ में चूज करना हो तो आप मध्यम मार्ग इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। आपको पाप और पुण्य में चूज करना है तो आप मध्यम मार्ग इस्तेमाल कर लोगे, इस लॉजिक से जो बुद्धिज्म में इसकी चर्चा है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक्सट्रीम्स को अवॉइड करने की बात हो रही है। इसके अलावा नो गॉड नो सोल, ये याद रख लेना आप, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ देते हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल इस तरीके से आ जाएंगे, जो क्या ये गॉड को बिलीव करते थे, क्या ये सोल को बिलीव करते थे,
तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और परमानेंट सोल का बिलीफ बुद्धिज्म में नहीं था, इन्होंने वेदा को भी नकार दिया था। चलिए अब 4 नोबल ट्रुथ्स की बात कर लेते हैं। सबम दुखम प्रतिते दुखम संपुदाय। अब चलो संस्कृत में तो नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में बता देते हैं। तो इनका ये कहना था भगवान बुद्ध का, जो देखो वर्ल्ड में सफरिंग तो है, ठीक है, लेकिन ये सफरिंग का एक कारण भी है। क्या कारण है? डिजायर। यही पूछते हैं, ठीक है। और क्या इस सफरिंग को ओवरकम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, तभी तो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म है किस लिए? आपको ये थोड़ी ना बताने के लिए है जो सफरिंग है। सफरिंग का उपाय क्या है? ठीक है, तो देखो सफरिंग का कॉज है डिजायर और इसका उपाय है, इसीलिए इसको सफरिंग कैन बी ओवरकम कहते हैं, ठीक है। और इसका उपाय है 8 नोबल पाथ, यानी कि एक पाथ दिया गया है जो कि सफरिंग को एंड करेगा। 8 नोबल पाथ की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इविल स्कैम याद कर लो, ठीक है। 8 नोबल पाथ से इविल स्कैम जो है ये आपको याद कर लो, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देते हैं। जो इसमें से 8 नोबल पाथ का पार्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है? राइट एफर्ट, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट लाइवलीहुड, राइट स्पीच, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट एक्शन, राइट माइंडफुलनेस। दोस्तों इविल स्कैम आप याद कर लेना, ठीक है, और एक बार इसको पढ़ लो, उसके बाद ज्यादा इस पे सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर सवाल आएंगे तो आप आसानी से फिगर आउट कर लोगे। और यही है बुद्धिज्म का अष्टांगिक मार्ग। 3 ज्वेल्स, 3 रत्ना की बात कर लेते हैं। दोस्तों जैनिज्म में भी हम लोगों ने 3 ज्वेल्स देखा था, यहाँ भी देख रहे हैं। जैनिज्म में हम लोगों ने KFC से याद रखा था, जिसमें नॉलेज, फेथ एंड कॉन्डक्ट पे बात हुई थी। यहाँ पे त्रिरत्न जो है वो है बुद्ध, बुद्ध का धर्म यानी कि टीचिंग, ठीक है, धम्म, और बुद्ध की कम्युनिटी ऑफ मंक्स एंड नन्स, जिसको संघ कहते हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है यही है इनके त्रिरत्न। यहाँ जो इमेज देख रहे हो, इस इमेज में लोग जो हैं इस धम्म को स्वीकार कर रहे हैं, त्रिरत्न को, 3 ज्वेल्स को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा बुद्धिज्म से इसी से सवाल आते हैं, ठीक है। एक तो आ जाएंगे फैक्चुअल क्वेश्चंस भगवान बुद्ध के ऊपर में, दूसरा ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें जब मैं आपको याद कराऊंगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कन्वेंशन है, कहने का मतलब इंटरनेट पे आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा, दुनिया उसी से याद करती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपके लिए बनाई है, वो भी साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग MCQ करेंगे, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात कर लेते हैं। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुआ था। क्यों हुआ था? तो 483 में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था एट द एज 80। मतलब इसी समय भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था। तो जब भगवान बुद्ध ही नहीं रहे तो उनकी टीचिंग्स को तो स्टोर करना पड़ेगा ना, इसके लिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स बनाई गई, ठीक है। पहले पेट्रन थे आपको अजात शत्रु, इन्होंने ही काउंसिल को बुलाया था और इसके प्रेसिडेंट बने थे महाकश्यप। और इसमें आउटकम क्या हुआ था? तो त्रिपिटका का कंपाइलेशन हुआ था। कहने का मतलब ये हुआ, जो बुद्ध से रिलेटेड जो भी टीचिंग्स थी उनको 3 बास्केट्स में डाला गया, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड काउंसिल कब हो रहा है? तो ये हो रहा है, आप देखो 383 BC, 483 BC, 383 BC, ठीक है। डेट याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में। पेट्रन थे काल अशोक और प्रेसिडेंट थे आपको सबाकमी। मतलब पेट्रन थे काल अशोक और प्रेसिडेंट थे सबाकमी। और इसमें क्या होता है, जो आउटकम जो निकलता है ना, इसमें 2 ग्रुप्स का बंटवारा हो जाता है। एक थे स्थरवादीन और दूसरा थे महासंघिका, ठीक है। अब ये जो स्थरवादीन जो थे ना, वो थोड़े से कट्टर थे, महासंघिका जो थे वो थोड़े से लिबरल थे, ठीक है। जो राजनीति में भी आप देखते हो एक्सट्रीम्स एंड लिबरल, यहाँ पे भी सेम चीज है। थर्ड काउंसिल की बात कर लेते हैं। 250 BC, पहला था 483 BC, उसके बाद 100 साल बाद 383 BC में, उसके बाद 250 BC में। कहाँ पे? जगह का नाम है पाटलिपुत्र। और 250 BC का जो पीरियड था ना, वो था अशोक का पीरियड। और सम्राट अशोक का दाहिना हाथ थे मोगलीपुत्र तिस्सा। कोई भी बातें होती थी, कुछ भी होता था तो तिस्सा, ठीक है। जैसे अगर मॉडर्न एग्जांपल दिया जाए तो कालीन भैया, आप कोई सीरीज आते थे ना, कालीन भैया और मकबूल जो था ना, वो सिंपल यही हिसाब किताब था। अशोक और मोगलीपुत्र तिस्सा का सेम हिसाब किताब था, ठीक है। तो थर्ड काउंसिल में क्या था? तो मिशनरी एक्टिविटीज देखने को मिली, अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ। दोस्तों यहाँ पे जो त्रिपिटका का कंपाइलेशन पहला जो हुआ था, फर्स्ट काउंसिल में जो हुआ था, उसमें अभिधम्म पिटक जो था ना, वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में लाया गया था, ठीक है। उसके अलावा मिशनरी एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो अशोक ने अपने बच्चों को मिशनरी एक्टिविटीज पे भेजा था ताकि धम्म का प्रचार हो सके, ठीक है।
फोर्थ काउंसिल की बात कर लेते हैं। फोर्थ काउंसिल होता है 72 सीई में। 72 सीई जो पीरियड था वो था कनिष्क कुषाण का पीरियड था, जिनके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। कहाँ पे होता है ये फोर्थ काउंसिल? तो ये होता है कश्मीर, कुंडलवन में, ठीक है। प्रेसिडेंट थे आपके वासुमित्र, वाइस प्रेसिडेंट थे अश्वघोष। आउटकम ये था, जो इस रिलीजन के दो सेक्ट डेवलप होते हैं, एक होता है महायान और दूसरा होता है हीनयान, ठीक है। महायान जो होता है वो होता है ग्रेटर व्हीकल, हीनयान जो होता है वो लेसर व्हीकल। अब ये ग्रेटर व्हीकल और लेसर व्हीकल क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आपका फर्ज बनता है जो इन सभी चीजों को आप याद करो, मेरा फर्ज बनता है आपको याद करवाना, ठीक है। चार काउंसिल के वेन्यू को इस तरीके से याद करते हैं, रावा पक्का, दुनिया इसी से याद करती है, आपको भी इसी से याद करना है। कैसे? क्योंकि वेन्यू ज्यादा पूछा जाता है। शुरुआत में फर्स्ट काउंसिल राजगीर, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्रा और फोर्थ कश्मीर। तो रावा पक्का, RAVAPAKA, ठीक है, रावा पक्का। उसके बाद आ जाओ पेट्रन, पेट्रन जो थे AKAK, ठीक है, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। इसी तरीके से दुनिया याद करती है, आपको भी याद करना है, ठीक है। अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। जब आप आगे पढ़ोगे महाजनपद, फिर उसके बाद गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो आपकी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। आपको बस यहाँ पे याद कर लेना है AKAK, शुरू में अजात शत्रु थे और उसके बाद लास्ट में कनिष्क थे, ठीक है। फिर चेयरमैन की बात करें तो मासा मोवा, ठीक है। मासा यानी कि महाकश्यप, सा का मतलब सबा कमी, फिर मोवा यानी कि मोगली पुत्र तिसा, अशोक का दायां हाथ, और उसके बाद वासुमित्र, ठीक है। बस इतना ही आपको याद कर लेना है, इससे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। इसके अलावा ये चीज मैंने आपके लिए बनाई है, आपको बस एक बार याद कर लेना है। ये हैं कौन व्यक्ति हैं? तो ये हैं राजा महाराजा। ये वैसाख में पतीसा और कहवा खाते हैं। दोस्तों पतीसा एक तरीके का सोन पापड़ी की तरह दिखने वाला ये मिठाई होती है, पतीसा आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और कहवा आपको कश्मीर में एक तरीके का ड्रिंक है, चाय की तरह लोग इसको पीते हैं, ठीक है। तो राजा महाराजा वैसाख में पतीसा और कहवा खाते हैं। अब खाते हैं या पीते हैं मैटर नहीं करता, मैटर करता है राजा महाराजा, वैसाख, पतीसा और कहवा। कैसे याद रखेंगे? देखो राजा महाराजा, राजा यानी कि राजगीर, ठीक है। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन थे? महाकश्यप, और पेट्रन थे अजात शत्रु यानी कि महाराजा, ठीक है। तो अजात शत्रु, इससे अजात, फिर महाराजा यानी कि महाकश्यप। तो राजा महाराजा पहला आपका याद हो गया, ठीक है। तो राजा महाराजा से आपका पहला याद हो गया। सेकंड काउंसिल की बात कर लेते हैं। तो वैसाख, वैसाख में वैशाली, सा से सबकमी और ख यानी कि काल अशोक, ठीक है। सेकंड भी याद हो गया। तीसरा पत्तीसा, पत्तीसा का मतलब पाटलिपुत्र, तिस्सा, तिस्सा का मतलब जो अशोक का दायां हाथ था, और यहाँ पे डबल ए है यानी कि अशोक, ठीक है। कहवा, कहवा कश्मीर का एक ड्रिंक है, इससे आपको कश्मीर, कनिष्क और वासुमित्रा याद हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप 2 या 3 बार 4 बार लिख लिख के पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप आसानी से सही वाले ऑप्शंस को टिक लगाओगे। वैसे भी जब हम लोग MCQ करेंगे तो इन्हीं सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत में हम लोगों ने त्रिपिटक का जिक्र किया था, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में नजर आया था, है ना, 483 BCE में, ठीक है। बुद्धिस्ट टीचिंग्स को बास्केट में डाला गया था एज पर देयर कैटेगरी। कैटेगरी क्या था? तो 3 बास्केट्स बनाए गए थे। पहला था विनय पिटक, फिर दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम पिटक, ठीक है। अभिधम पिटक हम लोगों ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में देखा था। दोस्तों विनय, विनय का मतलब होता है जो आप मतलब डिसिप्लिन में हो, और डिसिप्लिन कब कब आएगा आपके अंदर में? जब आप रूल फॉलो करोगे। तो विनय पिटक का मतलब होता है रूल्स, बस इतना आपको याद कर लेना है। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक का मतलब होता है SUTTA, S फॉर सुत्त, S फॉर सरमन, बस इतना ही आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो सरमन एंड रूल्स ये दोनों आपने याद कर लिए। रूल्स विनय, विनय का मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब रूल्स। सुत्त पिटक S फॉर सरमन, S फॉर सुत्त, ठीक है। अब ये जो सुत्त पिटक है उसके भी कुछ पार्ट हैं, जैसे दीघ निकाय, मध्यम निकाय। निकाय का मतलब होता है डिस्कोर्स, और दीघ का मतलब लेंथ कितना है, तो दीघ का मतलब दीर्घ, लॉन्ग। इसी तरीके से अंगत्तुर निकाय, अंगत्तुर निकाय क्या है, निकाय क्या है, तो न्यूमेरिकल डिस्कोर्स। इस तरीके से डिस्कोर्स में बांटा गया है। अभिधम्म पिटक क्या है? तो अभिधम्म, धम्म का मतलब क्या हुआ? धर्म, धर्म का मतलब फिलोसफिकल चीज है, तो यहाँ पे फिलोसफी और साइकोलॉजी की बात होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। अश्वघोष कौन से हुए, कौन व्यक्ति हुए? तो आपने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में इनका नाम सुना होगा, और ये थे आपको
वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके अलावा जातक कथाएं क्या होती हैं? तो देखो, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे सवाल ये पूछ देंगे, जो क्या मतलब भगवान बुद्ध जो थे वो प्रीवियस बर्थ में बिलीव करते थे? बिल्कुल करते थे। और भगवान बुद्ध की पिछले जन्म की कहानी जातक टेल्स में सुनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा मिलिंद पन्हो, ये क्या है? तो डायलॉग बिटवीन नागसेना एंड किंग मिनेंडर। इनके बारे में जब हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे, जब मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, तो ये फिर से आएंगे ये सामने में, ठीक है। इसके अलावा दिव्य दिव्य वदाना, दीप वंशा, महावंशा, जो कि बेसिकली हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है। चलिए बुद्धिस्ट सेक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। हम लोगों ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये देखा था, जो कि कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कश्मीर में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कब हुआ था? तो 72 एडी में, जब कनिष्क का राज था, ठीक है। हीनयान और महायान दो सेक्ट डेवलप होते हैं। हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल और महायान का मतलब होता है ग्रेटर व्हीकल। हीनयान जो है वो थोड़ा सा रिजिड है, महायान जो है वो थोड़ा सा लिबरल है, ठीक है। इसके अलावा हीनयान में इंडिविजुअल सेलिब्रेशन पे जोर दिया जाता है, ठीक है। महायान में यूनिवर्सल सेलिब्रेशन पे जोर दिया जाता है, ठीक है। सबका साथ सबका विकास वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हीनयान में बुद्ध को एज अ टीचर माना जाता है, कोई भगवान के रूप में नहीं देखा जाता है। अब महायान में भगवान बुद्ध सामने आते हैं एज अ डीटी, और इनका फिगर आता है, ठीक है, एज अ ह्यूमन फिगर जो होता है ना, जिसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक फिगर कहते हैं ना। तो अब भगवान बुद्ध का एंथ्रोपोजेनिक फिगर आता है, मतलब ह्यूमन के फॉर्म में इनका फिगर आने लगता है। इससे पहले हीनयान में ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती थी। नो आइडल वर्शिप, यहाँ पे आइडल वर्शिप को एक्सेप्ट किया जाता है महायान में। हीनयान में कोई आइडल वर्शिप नहीं होता है, ठीक है। अब हीनयान का गोल ये है, जो आप निर्वाण जो ये करोगे, अटेन करोगे, वो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है महायान में? महायान में ये है, जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बोधिसत्व कौन थे? तो वो भगवान बुद्ध जो थे, उनके ही शिष्य थे, जो अपना निर्वाण रोक के आपके निर्वाण में लगे हुए हैं, जो आपकी नैया पार लगाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय। अवलोकितेश्वर और मैत्रेय, इनके ऊपर में यूपीएससी प्रीलिम्स ने ऑलरेडी सवाल आ चुका था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब हीनयान में पाली लैंग्वेज चलता था। पाली लैंग्वेज क्यों चलता था? तो आम जनों की भाषा थी। अब जब ये महायान सेक्ट डेवलप हुआ, तो इन्होंने संस्कृत को अपनाया था, ठीक है। मेनली संस्कृत को अपनाया था। तो ये तो हो गए बुद्धिज्म के दो बड़े बड़े सेक्ट। इसके अलावा कुछ और स्कूल्स हैं। एक तो है आपका थेरावेदा, ये पुराना स्कूल है, और ये डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स के नाम से जाना जाता है, पूछ देते हैं, ठीक है। और ये ओरिजिनल टीचिंग्स, जो बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी ना, उससे मेल ज्यादा खाती थी। बाकी जो है वो धीरे धीरे एडाप्टेशन का रूप लेती चली गई। हीनयान महायान जो है ना, अपनी सहूलियत से वो अडेप्ट करते चले गए। जैसा कि आपने देखा, आइडल वर्शिप नहीं था एक में, फिर दूसरे में आइडल वर्शिप था, है ना। इसके अलावा वज्रयान क्या है? तो ये तिब्बत में डेवलप हुआ था, और ये इसमें तैंत्रिसिज्म आ गया था बुद्धिज्म में, ठीक है। थंडरबोल्ट व्हीकल इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपने लेसर व्हीकल देख लिया, ग्रेटर व्हीकल देख लिया, थंडरबोल्ट व्हीकल भी आपने देख लिया, ठीक है। उसके अलावा जेन क्या है? जेन है मेडिटेशन फोकस्ड स्कूल, जो कि चाइना और जापान में डेवलप हुआ। दोस्तों वज्रयान जो है ना, वो आपको इससे एक ही वर्ड याद रखना है, टेंथ्रिसिज्म, इससे सवाल पूछते हैं। थेरावादा में आपको एक ही वर्ड याद रखना है, एल्डर्स, इससे सवाल आते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हीनयान और महायान को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट है, अब स्तूपा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, स्तूपा को स्टैटिक जीके में हमें अच्छे से कवर करना है। बहुत सारे स्तूपा किन्होंने बनाया, किधर क्या बनाया, एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, ठीक है, जो आपको देखना है। यहाँ पे बेसिकली आप स्तूपा को समझो होता क्या है। तो ये बेसिकली एक तरीके का ब्यूरियल माउंड है, जिसमें बुद्धिस्ट से मतलब भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो चीजें होती हैं ना, वो रखी जाती हैं, उनकी अस्थियां, रिलिक्स, ठीक है। उसके अलावा बुद्ध से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना, उसको यहाँ पे रखी जाएगी और इसकी पूजा की जाएगी, ठीक है। ये एक तरीके से रिलीजियस प्लेस बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर स्तूपा की बात कर लेते हैं। देखो, इसको कहते हैं अंडा, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल क्या आएगा? तो अंडा, हर्मिका, यष्टि, ये किससे रिलेटेड है? तो ये स्तूपा से रिलेटेड है, ठीक है। अंडा मतलब हेमिस्फेयर माउंड, ये हो गया आपका अंडा। उसके बाद हर्मिका, ये क्या है? तो स्क्वायर रेलिंग ऑन टॉप, ये जो है ना, इसको हम लोग हर्मिका कहते हैं। यष्टि क्या है? तो सेंट्रल पिलर है, जिसके ऊपर में छतरी टंगी हुई है। उसके बाद प्रदक्षिणा पथ, इसके
ये जो प्रदक्षिणा पथ है इसी पे लोग आसपास घूमते हैं। 2 आपको यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा वेदिका क्या है, तो ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव रेलिंग है। तोरण क्या है, तो तोरण द्वार आपने सुना होगा, तो ये बेसिकली स्टोन गेटवे है। ये जो यहाँ पे आप गेटवे देख रहे हो, ये इसको तोरण कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। चैत्य क्या होता है, तो ये एक तरीके का प्रेयर हॉल होता है, ठीक है। और विहार किसको कहते हैं, तो विहार हो गया मोनेस्ट्री सेल्स फॉर मंक्स मेडिटेशन एंड रेजिडेंस, और इसी विहार से वर्ड बना था बिहार। इसके अलावा आपने सुना होगा दिल्ली की जो कॉलोनीज हैं, पश्चिम बिहार, ये सारे जो हैं ये विहार हैं बेसिकली, मोनेस्ट्री सेल्स ऑफ मंक्स मेडिटेशन एंड रेजिडेंस। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल कैसे पूछते हैं, जो इसमें से चैत्य क्या होता है, इसमें से विहार क्या होता है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पेट्रॉन्स हैं। पैटर्न्स का मतलब जो वैसे किंग जो बुद्धिज्म को प्रश्रय देते थे, उन जिसको फॉलो जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इसका नेमोनिक बड़ा फेमस है, बापू का हाथ में अजात शत्रु। सबसे इंपॉर्टेंट है अजात शत्रु, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के कंटेम्प्रेरी थे। इसके अलावा बिंबिसार, अशोक, संजीत, उदयन, कनिष्क और हर्षवर्धन। याद कैसे रखेंगे, बापू के हाथ में अजात शत्रु। दोस्तों जैनिज्म के पैटर्न्स के बारे में मैंने बताया था, बुद्धिज्म के पैटर्न्स के बारे में बताया था। इसको हम लोग बाद में एक बार और देखेंगे, ताकि जब आप आगे के लेक्चर को पढ़ोगे और आपके सामने ये सारे के सारे किरदार आएंगे ना, तो फिर आप आसानी से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जो इसमें से कौन बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, इसमें से कौन जैनिज्म को फॉलो करते थे। अब चलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात कर ही रहे हैं, तो जरा की डिफरेंसेस को देख लेते हैं। ये हमें एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद करेगा, क्विकली रिवाइज करने में मदद करेगा। देखो जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, तो ऋषभनाथ थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट देखा था। फर्स्ट तीर्थंकर थे आपके ऋषभनाथ। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको सीधे 23rd तीर्थंकर के बारे में पढ़ना है, वो थे पार्श्वनाथ। और उसके बाद 24th तीर्थंकर, वो थे भगवान महावीर। बुद्धिज्म में फाउंडर कौन थे, तो गौतम बुद्ध ही थे। रिफॉर्मर कौन थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैनिज्म में रिफॉर्मर थे आपके भगवान महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध ही हैं और कोई है नहीं, ठीक है। इवन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है, जो गौतम बुद्ध जो थे उनके बाद इन्होंने किसको अपना सक्सेसर बनाया था, तो किसी को अपना सक्सेसर नहीं बनाया था, ठीक है। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद इनको त्रिपिटक में काउंट किया जाता है। गौतम बुद्ध के टीचिंग्स को हम लोग आगे कैरी करते हैं, गौतम बुद्ध के किसी सक्सेसर को आगे नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। गॉडली कॉन्सेप्ट, क्या भगवान को माना जाता था, तो देखो जैनिज्म में गॉड को रिकॉग्नाइज किया जाता था, ठीक है। लेकिन इसको आपके जब जिन का मतलब कनकरर, यानी कि ये जो जैनिज्म कॉन्सेप्ट है उसके नीचे भगवान को माना जाता था। और बुद्धिज्म जो है वो नो सुप्रीम गॉड कॉन्सेप्ट, सीधे कोई मतलब नहीं, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, इस चीज को पूछ देते हैं। वर्णा सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। देखो जैनिज्म में वर्णा सिस्टम को पूरी तरह से कंडेम नहीं किया गया था, हालांकि बुद्धिज्म में स्ट्रांगली अपोज होता है। मतलब कहने का मतलब, जब मैं आपसे लड़ ही रहा हूं तो फिर मैं आपको स्वीकारूंगा ही नहीं, कुछ नहीं होता है वर्णा सिस्टम, ऐसा बुद्धिज्म का कहना है, ठीक है। लेकिन जैनिज्म में ऐसा कहा जाता है, जो आप अपने राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कॉन्डक्ट से आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। मतलब देयर आर अटेम्प्ट्स टू मिटिगेट। सेल्वेशन पाथ की बात कर लेते हैं, तो त्रिरत्न, फेथ, नॉलेज एंड कॉन्डक्ट अभी मैंने आपको बताया। और बुद्धिज्म में था आपका 8-fold पाथ, जो मैंने आपको ईविल, स्कैम, इससे याद कराया, ठीक है। उसके बाद एस्थेटिज्म की बात कर लेते हैं, तो देखो रिग्रेस सेल्फ मोटिफिकेशन होता है, और यहाँ पे मिडिल पाथ की बात होती है। दोस्तों यही कारण है नो जैन नो पेन कहा जाता है, नहीं, नो पेन नो जैन, ठीक है। इनका जो खुद को खत्म करने का जो ये है ना, मोक्ष प्राप्त करने का तरीका, ये अच्छे अच्छों से फॉलो नहीं होता, ये बहुत टफ है, ठीक है। और बुद्धिज्म में मिडिल पाथ का कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब मॉडरेट रहो आप। महिलाओं के लिबरेशन की बात कर लेते हैं, तो देखो दिगंबर में नो, श्वेतांबर में यस। बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें निर्वाण मिल जाएगा। महिलाओं की एंट्री भगवान बुद्ध ने की थी, प्रजापति गौतमी को इंक्लूड करके, जो कि उनकी मौसी थी, फॉस्टर मदर थी। प्राइमरी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो देखो जैनिज्म जो है वो मागधी प्राकृत पे बेस्ड था, और बुद्धिज्म जो था ये पाली पे बेस्ड था, ठीक है। और ये दोनों जो थे वो पीपल्स, मतलब लोगों की भाषाएं थी, लोग इसी भाषा में बात करते थे, और यही कारण था जो इन्होंने इसी लैंग्वेज को अपनाया। फायदा ये होगा जो इसका प्रोपगेशन आसान हो जाएगा।
ज्योग्राफिक स्प्रेड की बात करें तो देखो जैनिज्म जो है वो बेसिकली इंडिया में ही सिमट के रह गया, और बुद्धिज्म जो है इसने अपने पांव पसार दिए इंटरनेशनल। कारण क्या था? तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जो देखो अशोक जो थे ना, वो चाहते थे जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार अच्छे से हो, और उन्होंने इसके लिए किया भी। ठीक है, इन्होंने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और भी जगह बहुत सारे अपने दूत भेजे, ताकि धम्म का प्रचार हो सके, और यही फायदा मिला बुद्धिज्म को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, करंट स्टेटस क्या है? तो देखो जैनिज्म अभी इंडिया में है। ठीक है, और बुद्धिज्म जो है वो इंडिया में प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब है, लेकिन मेनली वर्ल्ड में फ्लरिश कर रहा है ये। लेकिन इंडिया में उस तरीके से बीइंग मतलब ओरिजिनल प्लेस ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए कुछ जो कैरेक्टर्स जो थे जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड, उनकी तुलना कर लेते हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ऑप्शन में सवाल घुमा के दे दिया, मतलब कहने का मतलब जैनिज्म के बारे में पूछ रहे हैं, बुद्धिज्म के सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं, तो फिर आप आसानी से फिगर आउट कर लोगे कौन सा जैनिज्म है कौन सा बुद्धिज्म है। ठीक है, भगवान महावीर, वर्धमान महावीर, सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है, बर्थ ईयर 599 बीसीई, 563 बीसीई। दोस्तों ये आप याद कर लेना। ठीक है, पूछा जाता है। भगवान महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, नियर वैशाली। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मॉडर्न नेपाल में। क्लैन कौन सा था? देखो दोनों क्षत्रिय क्लैन से थे, लेकिन महावीर जो थे वो जंत्रिका क्लैन से थे, और गौतम बुद्ध जो थे वो साके क्लैन से थे। ठीक है, महावीर के पेरेंट का नाम था सिद्धार्थ और त्रिशला। गौतम बुद्ध के पेरेंट का नाम था सुधोधन और महामाया। ठीक है, उसके बाद इन सभी का वर्णन कहाँ पे है? तो देखो गौतम बुद्ध के बारे में जो वर्णन है ना, वो आपको अशोका के रुमेनदेई पिलर में मिल जाएगा। 249 बीसी अशोक का ही पीरियड था, उसी समय में ये रुमेनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन खड़ा किया गया था नेपाल में। ठीक है, मैरिज एंड फैमिली की बात कर लेते हैं, पूछा जाता है सवाल। देखो भगवान महावीर ने यशोदा से शादी की थी, बेटी का नाम था इनके प्रिय दर्शना। ठीक है, गौतम बुद्ध ने यशोधरा से शादी की थी, यहाँ पे धरा है, यशोदा नहीं है। ठीक है, और इनका बच्चा था राहुल। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देंगे गौतम बुद्ध ने यशोदा से शादी की थी, लेकिन नहीं, यशोदा से नहीं, यशोधरा। ठीक है, उससे शादी की थी। रेनन्सिएशन के एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भगवान महावीर जो थे उनका 30 के एज में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था और निकल पड़े थे। और गौतम बुद्ध का जो महाभिनिष्क्रमण है, यानी कि भ्रमण है, ठीक है, रॉयल भ्रमण जो होता है इनका, मतलब राजपाट को त्याग के जो भ्रमण होता है, रॉयल भ्रमण तो नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, तो वो होता है एट द एज ऑफ 29। ठीक है, टीचर्स की बात करें तो गौतम बुद्ध के टीचर थे अलारा कलामा, उदक रामपुत। इनलाइटनमेंट एज की बात करें तो 42 अंडर साल ट्री, रिजुपलिका रिवर। ठीक है, कहाँ पे है ये? तो ये है जिम्भिक ग्राम में, जमुई डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। ठीक है, गौतम बुद्ध ये भी बिहार में बोध गया में इनका इनलाइटनमेंट होता है, बोधि ट्री। 35 के एज में इनको इनलाइटनमेंट मिलता है। टाइटल क्या मिलता है? तो महावीर में जिन, केविलिन, निर्गंथ, जितेंद्रिय। और भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो हो जाते हैं बुद्ध। पहले थे सिद्धार्थ गौतम, और अब हो जाते हैं वो बुद्ध। इसका मतलब होता है द इनलाइटनमेंट, द इनलाइटेड वन। पहला सरमन दोनों ने कहाँ दिया था? तो देखो पहला सरमन आपको महावीर ने पावा में दिया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। इसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। टीचिंग ड्यूरेशन देख लो भाई साहब, महावीर का था 30 ईयर्स का, और इनका गौतम बुद्ध का था 40 ईयर्स का। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा सरमन इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, 24 रेनी सीजन्स तक। इसके अलावा दोनों का निर्वाण कहाँ कहाँ होता है? तो देखो भगवान महावीर एट द एज 72 पावापुरी बिहार में, ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट में है, 527 बीसी में। गौतम बुद्ध का एट द एज ऑफ 80 खुशी खुशी मर जाते हैं एट कुशीनगर, 483 बीसी में। सिंबल की बात कर लेते हैं तो महावीर का सिंबल था लॉयन, और गौतम बुद्ध का जो पूरा लाइफ था उसमें आपको लोटस बुल, जो कि उनके जन्म को दिखाता है, और इनका जो महाभिनिष्क्रमण है वो हॉर्स को दिखाता है। उसके बाद इनलाइटनमेंट जो है वो बोधि ट्री से पता चलता है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है, धर्म व्हील जो है, पहले सरमन के बारे में बताता है। और स्तूपा, ठीक है, यानी कि फाइनली जब इनका निर्वाण होता है, जिनका जब डेथ होता है, तो वो स्तूपा से सिंबलाइज किया जाता है। फेस्टिवल की बात करें, इनके जन्म को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं, और गौतम बुद्ध को वैशाख बुद्ध जयंती में एज ए जन्म को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपने बहुत मेहनत की है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है। अब वक्त है जो हम लोग एमसीक्यू को देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखें। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जो पूछे गए बुद्धिज्म से जैनिज्म से रिलेटेड सवाल हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आसान वाले होंगे, कुछ टफ वाले होंगे, सभी को देखेंगे।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और गौतम बुद्ध कौन थे? तो बुद्धिज्म के फाउंडर थे। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो ये जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो नेपाल में, कपिलवस्तु नेपाल, ठीक है। और क्या नाम था इनका? तो सिद्धार्थ गौतम नाम था। इसके अलावा क्लैन कौन सा था? ठीक है, तो क्लैन था इनका शाक्य क्लैन, जो कि बेसिकली क्षत्रिय क्लैन का ही पार्ट था, ठीक है। और इनका इनलाइटनमेंट कहाँ पे हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। पहला सरमन इन्होंने सारनाथ में दिया था। और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर, यानी कि कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब की बात है? तो 483 बीसी, ये भी याद कर लेना। तो ओवरऑल इनका 80 ईयर्स का लाइफ लाइन था, ठीक है। विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्ध लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? मैंने आपको इसको याद करने के लिए इस तरीके से कहा था, क्रमण को आप भ्रमण बना लो। और इसका मतलब ये हुआ, जो इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था, ठीक है, और भ्रमण पे निकल पड़े थे। बस इतना ही अगर आप याद कर लोगे तो वो काफी है। किस एज में इन्होंने किया था? तो 29। किस लिए निकल गए थे? तो इसलिए निकल गए थे, इससे पहले इन्होंने 4 साइट्स को देखा था। 4 साइट्स को देखा था, तो इसमें सफरिंग, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, 4 साइट्स थे। इसी का आंसर ढूंढने के लिए ये निकल पड़े थे, जो किस तरीके से निर्वाण मिलेगा, किस तरीके से मोक्ष मिलेगा, किस तरीके से उससे पहले इनलाइटनमेंट होगा, ठीक है, कब ये बुद्ध बनेंगे। गौतम बुद्ध मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन? गौतम बुद्ध की जो माता थी वो किस क्लैन से थी? तो वो कोलिया कुल से थी, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध जो थे वो खुद साके क्लैन से थे, लेकिन उनकी जो माता थी वो कोलिया क्लैन से थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एट, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? तो वो जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो प्रेजेंट डे नेपाल में है, ठीक है। और ये सुधोधन का किंगडम था, शाक्य रिपब्लिक था। कहाँ पे था? तो नियर कपिल वस्तु, ठीक है। उसके बाद बर्थ को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, ये भी आप जान लो, ठीक है। फादर का नाम सुधोधन, जो कि साके के क्लैन थे। मदर का नाम महामाया। फोस्टर मदर का नाम प्रजापति गौतमी। बर्थ ईयर की बात करें तो 563 बीसी, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और इन सभी की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो हमें मिलती है र्यू मैं अब स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं तो माफ करना, रूमेन देई पिलर इंस्क्रिप्शन, ये आपको है लुम्बिनी में ही, ठीक है। फ्रॉम विच डायनेस्टी इंस्क्रिप्शन इज लुम्बिनी नोन एज बुद्धास बर्थ प्लेस? किस डायनेस्टी की बात हो रही है? तो अभी हम लोगों ने रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन की बात की थी, जो कि बेसिकली मौर्य के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। याद कर लो, पूछा जाता है। अब ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था, रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन, वहां पे मेंशन है आपको, हियर द बुद्धा द सेज ऑफ साक्य, साक्यमणि वॉज बॉर्न। मतलब ये देखो, भगवान बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है। और ये आपको भगवान बुद्ध का एक तरीके से पहला आर्कियो, स्पेलिंग भाई साहब गलत ना लिख दें हम, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यहाँ पे भगवान भगवान क्या गए हैं, सम्राट अशोक जो थे वो भी गए थे, और जाने के बाद इन्होंने लोगों को बताया था, जो देखो तुम बुद्ध की धरती से हो, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा कम बलि दो। बलि क्या होता है? तो बलि एक तरीके का टैक्सेशन था मॉडर्न पीरियड में। कितना कम दो? तो इन्होंने कहा था तुम सिर्फ 1/8 ऑफ द प्रोड्यूस हमें दो, ठीक है। 1/6 नहीं देना है आपको, 1/8 देना है। डिस्काउंट आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप बुद्ध की धरती से हो। महात्मा बुद्ध, वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? महापरिनिर्वाण कहाँ पे होता है? तो महापरिनिर्वाण जहां पे भी होता है, ये खुशी खुशी मरते हैं, यानी कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण होता है। कब होता है? तो 483 बीसी में। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब होता है? तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो भी 483 बीसी में ही होता है, ठीक है। किस साल किस एज, एट द एज ऑफ 80 उनका देहांत होता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण किस गणराज्य में प्राप्त किया बुद्ध ने? ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था लेक्चर के दौरान, ये मल्ल किंगडम था, ठीक है। मल्ल में ही था कुशीनगर, ठीक है, मल्ल किंगडम में ही था। और जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, तो आपको जो मल्ल के राजा थे ना, उन्होंने स्तूपा भी बनवाया था इनके लिए, ठीक है, और जिस स्तूपा की फोटोग्राफ मैंने लगाई थी।
हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटनमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध से अंतिम बार ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना। दोस्तों, सुभद्र जो थे ना, वो एक साधु थे। ये पहुंचते हैं गौतम बुद्ध के पास और वो कहते हैं, जो भाई साहब, हमें इनलाइटनमेंट कैसे होगा, हमें मेरा इनलाइटनमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो फिर भगवान बुद्ध जो होते हैं उनको पाथ ऑफ लिबरेशन बताते हैं, जो किस तरीके से तुम लिबरेट करोगे अपने आप को, ठीक है, तुम्हें कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये था भगवान बुद्ध का फाइनल सरमन। उसके बाद इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सुभद्र, ये इनके लास्ट डिसाइपल थे, ठीक है, लास्ट भिक्षु थे। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध धर्म में निर्वाण की संकल्पना को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा की जब बात होती है ना, तो बुद्धिज्म में एक फ्रेज है, निर्वाणा इज ब्लोइंग आउट ऑफ द फ्लेम्स ऑफ क्रेविंग। मतलब आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, जो ज्वाला है, उसको शांत करो, द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन शुड बी द राइट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द कंप्लीट एनालाइजेशन ऑफ सेल्फ, आत्मा का पूर्ण विनाश, ये कोई ऑप्शन नहीं है। एनालाइजेशन ऑफ कास्ट तो हमने सुना था, जो B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई किताब थी, वो कास्ट सिस्टम पे थी। आप खुद को खत्म करके क्या करोगे, ठीक है। स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, आनंद और विश्राम की स्थिति, इतना भी चिल नहीं होना है, ये ऑप्शन भी नहीं है। निर्वाणा का मतलब ये नहीं होता है। उसके बाद अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन, तो अगर आपने बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन कर दिया तो फिर क्या आपने बताया, ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी ही नहीं है, तो ये भी गलत है ना। तो राइट आंसर इज द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। अलारा लामा कौन थे? तो ये थे आपको बुद्ध के, भगवान बुद्ध के टीचर और पहले टीचर। लेकिन उनको बाद में लगा जो इस टीचर से काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने दूसरा टीचर भी हायर क्या किया था, मतलब दूसरे टीचर के पास गए थे, जिनका नाम था आपको उद्दक रामपुत। तो राइट आंसर विल बी अ टीचर ऑफ बुद्ध। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन धर्म कहाँ पे दिया था? तो दोस्तों, पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन था, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट सरमन। और सरमन से मैंने आपको सर बताया था, यानी कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। यही पूछा जा रहा है, यही आपका सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस? सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? तो जैसा कि मैंने बताया, श्रावस्ती जो है, यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। और इन्होंने यहाँ पे 24 रेनी सीजन्स बिताए थे। रेनी सीजन्स हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था? तो देखो, पूरे समय में जो बुद्धिस्ट होते हैं वो घूमते हैं, रेनी सीजन में वो आश्रय लेके, शरण लेके वो वहां पे पढ़ाते हैं, ठीक है। और श्रावस्ती जो है, वहां पे भगवान बुद्ध ने 24 रेनी सीजन पढ़ाया था, ठीक है। अगला सवाल है, 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर रिलेटेड प्लेसेस आर मेंशन्ड बिलो। मैच शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंधित स्थानों को सूची 1 और सूची 2 में मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जन्म, जन्म को हमें चुनना है, कहाँ पे हुआ था भाई साहब? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। इनलाइटनमेंट, ये बोध गया में हुआ था। फर्स्ट प्रीचिंग, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और डेथ कहाँ पे हुआ था? तो खुशी खुशी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। बस यही है पूछा जा रहा है। 4 Buddhist councils were held in the following places. Arrange them in the chronological order by using the quotes given below. बौद्ध धर्म की 4 संगति निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित की गई थी, उन्हें कालानुक्रम से सही क्रम में लगाएं। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। मैंने आपको बताया था रावा पक्का, बस यही है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ठीक है। यही होगा आपका सही आंसर, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक है, जो कि कश्मीर में है। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय। पहला जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस था, वो आपको अजात शत्रु तो पेट्रन थे उसके, ठीक है, लेकिन महाकश्यप जो थे, ये थे आपको प्रेसिडेंट। यही सवाल पूछा जा रहा है। और इसको हम लोगों ने कैसे याद रखा था? तो राजा महाराजा, है ना। तो राजा का मतलब राजगीर में हुआ था, महाराजा यानी कि महाकश्यप, और आजा, आजा का मतलब अजात शत्रु।
Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir? कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था वासुमित्र जो थे, जो हम लोगों ने कहवा इससे याद किया था ना, कहवा, कह फॉर कश्मीर और वा, ठीक है, वा का मतलब वी फॉर वासु मित्र, है ना, वी ए मतलब वासु मित्र, इस तरीके से याद किया था। राजा महाराजा वैसाख में पतीसा और कहवा खाते हैं या पीते हैं, जो कह लो, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी वासु मित्र। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 72 एडी में। क्या निष्कर्ष निकला था? निकला था दो सेक्ट्स बन के आए थे, एक था आपका हीनयान पहले था, और फिर उसके बाद लिबरल वर्जन था महायान। महायान में आपका आइडल वर्शिप देखने को मिलता है, और अवआलोकितेश्वर यानी कि बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। बोधिसत्व कौन होते हैं? तो ऐसे बुद्धिस्ट के शिष्य होते हैं जो आपको निर्वाण दिलाने में अपना समय लगाते हैं, खुद निर्माण पाके निकल नहीं लेते। महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ महायान संप्रदाय और बौद्ध। अभी हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म किसके शासनकाल के दौरान उभरा था? तो ये कनिष्क के शासनकाल के समय में उभरा था, ठीक है। तो महायान शासनकाल में हम लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों ने बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट देखा, अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बात की थी। उसके अलावा संस्कृत का यूजेस बढ़ गया था, और वर्शिप ऑफ बुद्धा मतलब आइडल वर्शिप स्टार्ट हो जाता है ना। ये सारी चीजें आपको महायान सेक्ट में देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने एक चीज गौर की, जो सबसे पहले था थेरा वेदा, ठीक है। थेरा वेदा जो था वो बेसिकली एल्डर्स का था और ओरिजिनल सेक्ट था। इससे निकल के आया हीनयान, और फिर आया महायान, है ना। बस इतना आप याद रखो, काफी है। अब यहाँ पे लिस्ट को आपको मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। बर्थ, जन्म, अब ये इसका सिंबल आपको बताना है, तो इसका सिंबल हुआ कमल, लोटस, है ना। पहला सरमन तो एक तरीके का व्हील था जिसको हम लोग धर्म चक्र कहते थे, ठीक है। इनलाइटनमेंट तो ये बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, और ग्रेट डिपार्चर यानी कि हॉर्स, हॉर्स का नाम क्या था? तो था कंथक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द लॉर्ड बुद्धा? भगवान बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? He was born in Kapilvastu, लुम्बिनी कपिलवस्तु, सही बात है। He attained enlightenment at बोध गया, बिल्कुल सही बात है, बोध गया में ही इनका enlightenment होता है। He discarded the Vedic religion, बिल्कुल सही बात है, वेद को इन्होंने पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया था। He preached noble truth, सही बात है, इन्होंने नोबल ट्रूथ के बारे में बताया था। तो ये सारी की सारी बातें सही हैं। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। ये बेसिकली समझने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको एमसीक्यू के लिए ही छोड़ दिया था। देखो, जब भगवान बुद्ध का जो इनलाइटनमेंट होता है, तो जो ओरिजिनल आपका बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष जो था वो बेसिकली पीपल ट्री था, ठीक है। तो उसको शशांक ने कटवा दिया था। शशांक कौन था? तो ये राजा था, गौड़ीय संप्रदाय, संप्रदाय तो नहीं कहेंगे, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ वंश का राजा था, ठीक है, बंगाल में है ये, ठीक है। क्यों कटवा दिया था? तो शशांक जो था ना, वो था आपको ब्राह्मण, और वो चाहता था वैदिक सुप्रीमेसी। और ये बात हमें पता कैसे चलती है? तो एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो हमारे यहाँ आए थे, जिनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत ही फेवरेट हैं, और उनका नाम है क्वेन सांग। टी साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है, वेन सांग। इन्होंने इसके बारे में बताया था। उसके बाद अभी जो करंट ट्री है वो है आपका 5th जनरेशन का, ठीक है। और ये जनरेशन हुआ कैसे, वो समझो। देखो, इसको लगवाया था अलेक्जेंडर कनिंगम ने, ठीक है, वापस से लगवाया था अलेक्जेंडर कनिंगम ने। देखो, बुद्ध का जो इनलाइटनमेंट होता है वो होता है 528 बीसी में, और आफ्टर इनलाइटनमेंट जो ट्री था ना, उसको लोग पूजने लग गए थे। तो उसके जितने भी ऑफ शूट थे आसपास, जो पीपल ट्री उग जाते थे, इसके मतलब इसके जो बीज गिरते थे और आसपास जो पीपल ट्री उग जाते थे, उसी को डिफरेंट कंट्रीज में भेजा जाता था। और सिमिलरली अनुराधापुरा, ये श्रीलंका में एक जगह है,
वहां पे भेजा गया और वापस यहाँ से मंगवा भी लिया गया, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम को ये पेड़ वापस से बोधगया में लगाना था। ठीक है, तो यही कहानी है। Whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangh after his death? पूछा जा रहा है, जो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, नन ऑफ द अबव। देखो, भगवान बुद्ध ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया था। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और उसके जब वो मर गए थे तो 483 बीसी में बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, यानी कि बुद्ध की टीचिंग अब आगे चलेगी। ठीक है, बुद्ध के कोई सक्सेसर आगे नहीं चलेंगे। और जब भगवान बुद्ध मरे थे तो उन्होंने क्लियरली एक बात कही थी, अप दीपो भव। ये कहीं न कहीं कहीं मोटो भी है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है बी योर ओन लाइट। कहने का मतलब अपनी रोशनी खुद बनो। ठीक है, अप दीपो भव। कहीं ये मैंने मोटो सुना था, या फिर मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ही बिलीव्स इन कर्म। सही बात है, कर्म पे तो विश्वास रखते थे। ही बिलीव्स इन रीबर्थ। बिल्कुल सही बात है। गौतम बुद्ध जो थे वो रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को मानते थे। अटेनिंग निर्वाणा, हाँ, निर्वाणा की प्राप्ति के लिए बारे में वो हमेशा से बताते थे। ठीक है, उसके बाद बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, बिल्कुल रिजेक्ट कर देते थे। उनको बिलीव ऑफ पावर ऑफ गॉड बिल्कुल नहीं था। जैनिज्म में गॉड के बारे में कहा गया है जो, हाँ, वो मानते थे, लेकिन अंडर जिना, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। The entry of woman as भिक्षुनी in the Buddhist Sangh was allowed by Gautam Buddha at। दोस्तों, कहानी है वैशाली की। इनकी जो फॉस्टर मदर थी ना, मौसी जो थी, वही बनती हैं इनकी पहली शिष्य, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, इन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था जो महिलाओं को आप अलाउ करो। पहले तो इन्होंने बोला था, उसके बाद आनंद जो थे, आनंद आनंद और उपाली भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद ने उपाली ने विनय पिटका पढ़ा था और आनंद ने धम्म पढ़ा था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, तो उन्होंने भी बताया था जो नहीं, आप अलाउ कीजिए, और इस तरीके से महाप्रजापति गौतमी जो है वो पहली भिक्षुणी बनती हैं। व्हाट इज त्रिपिटक? त्रिपिटक क्या है? तो इसका मतलब होता है 3 बास्केट्स। ऑप्शंस पढ़ते हैं। गांधी जी के 3 बंदर, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, बिल्कुल नहीं। त्रिरत्न ऑफ महावीर, बिल्कुल नहीं। द कलेक्शन एंड प्रीचिंग्स ऑफ बुद्ध, जिनको 3 बास्केट्स में डिवाइड किया गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ सन्यासियों के जीवन के नियमों को वर्णित करता है? दोस्तों, रूल्स, रूल यानी कि जब विनय कैसे आएगा? डिसिप्लिन से आएगा, है ना, और डिसिप्लिन कैसे आएगा? तो रूल से आएगा। तो राइट आंसर विल बी विनय पिटक। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन्स द बुद्धास सरमन्स? कीवर्ड आपको मैंने बताया था, सरमन से ही आपको याद रखना है। ऑन मैटर्स ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नैतिकता और सिद्धांतों से संबंध बुद्ध के उपदेशों को समाहित करता है? सरमन्स का मतलब सुत्त पिटक, जो मैंने आपको बताया था। सुत्त पिटक जो है वो आपको त्रिपिटक का सेकंड पार्ट है ना, जिसमें एक्चुअल डिस्कोर्सेस यानी कि सरमन्स के बारे में बात की गई है। और डिस्कोर्स कैसे? तो जैसे दीघ निकाय जो कि लॉन्ग डिस्कोर्स था, अंगत्तुर निकाय डिस्कोर्स अरेंज जो कि न्यूमेरिकली अरेंज जो किया जाता है ना, उसे कहते हैं। मध्यम निकाय यानी कि मिडिल लेंथ डिस्कोर्सेस। चलिए, अगला सवाल है, व्हाट डज त्रिरत्न मीन इन बुद्धिज्म? देखो, त्रिरत्न जो है वो बुद्धिज्म में भी था, जैनिज्म में भी था। पूछा जा रहा है बुद्धिज्म के बारे में, तो हम लोग बोलेंगे बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध, उनकी टीचिंग, और बुद्ध की कम्युनिटी यानी कि संघ। वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड इन बिहार? विश्व शांति स्तूपा को कहते हैं वर्ल्ड पीस पगोड़ा। कहाँ पे है? तो ये राजगीर में है। बस इतना याद रख लो। किसने बनाया था? तो जापानीज लोगों ने जाके बनाया था। किस लिए बनाया था? तो देखो, राजगीर में होता है आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब जब महापरिनिर्वाण होता है 483 बीसी में, तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो होता है राजगीर में। और इसीलिए वर्ल्ड पीस पगोड़ा जो है वो भी राजगीर में ही बनाया जाता है।
द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज, वह स्तूप स्थल कौन सा है जिसका भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं है। देखो सारनाथ में क्या होता है, तो पहला टीचिंग इनका होता है। सांची में क्या है, सांची में ऐसा कुछ है नहीं, वहां पे सांची स्तूपा मिला है लेकिन वो बुद्ध के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बोध गया में इनलाइटनमेंट होता है, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण होता है, यानी कि खुशी खुशी इनका देहांत होता है। Who among the following is known as the Light of Asia? Light of Asia किसे कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को Light of Asia कहा जाता है। और ये आपको एक पोएम आई थी जिसका नाम था लाइट ऑफ एशिया, और ये सर एडविन आर्नोल्ड, ये नाम बहुत फेमस है। इन्होंने इस पोएम की रचना की थी और इसमें इन्होंने लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को बताया था। ठीक है। हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म? नव बुद्धिज्म, नियो बुद्धिज्म का समर्थन किसने किया था, तो अंबेडकर ने किया था। कब की बात है, तो 1956 की बात है। अंबेडकर का जो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो उनकी जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, तो 1956 में ही हुई थी। और 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म का ये किया था, मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और खुद अकेले भी नहीं अपनाया था, बहुत सारे लोग, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब ये अपनाया था। और इसको कहते हैं NAVAYANA, यानी कि नवयान बुद्धिज्म। ठीक है, नियो बुद्धिज्म। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो बुद्धिज्म हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, तो जब हम लोग सेंसस पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में क्यों है, तो इसमें ये 1956 का अंबेडकर का नियो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा रोल है। मास लेवल पे बुद्धिज्म में कन्वर्जन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, तो नागपुर में। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द हीनयान एंड द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? हीनयान और महायान बौद्ध संप्रदायों के बीच में मूलभूत अंतर क्या है? बिलीफ इन नॉन वायलेंस, देखो भाई दोनों तो मानते हैं इस बात को। ठीक है, कास्ट फ्री सोसाइटी, ऐसा कुछ मतलब ये कोई अंतर नहीं है। वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ये हमें महायान में देखने को मिला था। और वर्शिप ऑफ स्तूपा, दोस्तों स्तूपा तो हीनयान और महायान दोनों के लिए है। तो वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस जो है वो आपको महायान में देखने को मिलता था। हीनयान में आपको बुद्धा को टीचर के रूप में देखा गया था, महायान में बुद्ध को गॉड एंड गॉडेस के रूप में देखा गया था। गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था किसके शासनकाल में, कब की बात है, तो देखो ये जो हीनयान और महायान सेक्ट का डिवीजन हुआ था, जिसमें आइडल वर्शिप स्टार्ट हुआ था और गौतम बुद्ध को भगवान की तरफ पूजा जाने लगा था, ये सारा चीज होता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कनिष्क के पीरियड के दौरान होता है ना। Which of the following laid the foundation of idol worship in the country? Idol worship, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देश में किसने देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी? देखो आइडल वर्शिप हमारे यहाँ कब से आपको देखने को मिलता है, तो ये बुद्धिज्म से ही देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको मदर गॉडेस की स्टैचू मिलती है, लेकिन कोई टेम्पल नहीं था। सिमिलरली वैदिक धर्म जो था ना, इसमें आपको यज्ञ वगैरह किया जाता था, नेचुरल गॉड तो होते थे, लेकिन आइडल वर्शिप नहीं देखने को मिलता था। ये बुद्धा ने ही इस चीज को रिवोल्यूशनाइज किया था। ठीक है, तो बुद्धिज्म विल बी द राइट आंसर। आजीवक की बात करें तो आजीवक जो थे वो तो फैटलिज्म पे बिलीव करते थे, मतलब नियति पर बिलीव करते थे। सब कुछ नियति के अनुसार होता है, आपके कर्म का नियति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियति जो है वो नियति से ही चलेगी, मतलब कर्म के आधार पे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपकी नियति पे के आधार पे ही जो लिखा हुआ है वही होगा, उसी को कहते हैं फैटलिज्म। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यूपीएससी का सवाल है दोस्तों। ठीक है, बिलोंग्स टू भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो दोस्तों ये है आपका गुप्त काल की। ठीक है, देखो गुप्त काल के समय में ये जो मूर्ति बनती थी ना, वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड एंड पॉलिश्ड हो जाती है। और गुप्त काल जो था वो था आपका गोल्डन एज। किस चीज का गोल्डन एज था, तो आर्ट एंड कल्चर का गोल्डन एज गुप्त काल को माना जाता था। और इन्होंने भूमि स्पर्श इसलिए किया था ताकि पृथ्वी ये नोटिस करे जो इन्हें इनलाइटनमेंट हो गया है। ठीक है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पानी,
ठीक है, बोधिसत्व बोधिसत्व के बारे में मैंने आपको बताया। ये बेसिकली भगवान बुद्ध के शिष्य होते हैं जो आपको निर्वाण की ओर ले चलते हैं, अपना निर्वाण को रोक के रखते हैं ताकि आपका निर्वाण हो सके। बोधिसत्व पद्म पानी जो है, ये आपको कहाँ पे है, ये जो पेंटिंग जो है ये कहाँ पे है, तो ये है अजंता केव्स में। अजंता केव्स कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, पद्म पानी का मतलब क्या होता है, जो हाथ में कमल, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। जब आप अजंता केव जाओगे, महाराष्ट्र के अजंता केव में जाओगे, केव नंबर 1 में आपको ये वाला फोटो ये देखने को मिलेगा, ये पेंटिंग बेसिकली देखने को मिलेगा। दोस्तों ये बहुत ही आइकॉनिक फोटोग्राफ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आपको बताना है जिसमें से कौन सा नॉट कॉमन है। ठीक है, अहिंसा, देखो अहिंसा कॉमन है, दोनों में अहिंसा की बात होती है, लेकिन जैनिज्म का जो अहिंसा है वो बहुत ही ज्यादा उनका फंडामेंटल पार्ट है। इन डिफरेंस टू द वेदास, वेदों के प्रति उदासीनता, दोनों तो वेद के खिलाफ ही आए थे। इन्होंने वर्णा सिस्टम के खिलाफ एक तरीके से बिगल फूंक दिया था, है ना। सेल्फ मोटिफिकेशन, आत्मपीड़न, दोस्तों ये जो आत्मपीड़न जो है ना, वो आपको जैनिज्म में तो देखने को मिलता है, लेकिन बुद्धिज्म में ये चीज नहीं होती है। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, अनुष्ठानों का त्याग, बिल्कुल सही बात है, दोनों में, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों में अनुष्ठानों का त्याग देखने को मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्यास और विहारास। दोस्तों हम लोगों ने स्तूपा के बारे में पढ़ा था, तो इसके बारे में चर्चा की थी। निम्नलिखित में से कथनों पे विचार करें, चैत्य और विहार में क्या अंतर है। दोस्तों चैत्य जो होता है ना, चैत्य जो होता है वो होता है प्रेयर हॉल, और विहारा क्या होता है, तो विहारा जो होता है वो बेसिकली रेजिडेंस होता है। बस यही आपके कीवर्ड है, इसी के बेसिस पे आपको चीजें यहाँ पे नजर आ जाएंगे। विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, बिल्कुल गलत बात है। चैत्य इज द ड्वेलिंग प्लेस, गलत बात है। चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल द विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस, बात थोड़ी सी समझ में आ रही है। तो यही होगा राइट आंसर। बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। देयर इज नो पर्टिकुलर डिफरेंस, नहीं डिफरेंस तो है। विहारा एंड चैत्य बोथ आर यूज्ड एज ड्वेलिंग प्लेस, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे चैत्य जो है वो प्रेयर हॉल है, और विहार जो है वो ड्वेलिंग प्लेस यानी कि रेसिडेंस है। Which form of Buddhism was prominent during the Sultanate period? सुल्तान काल के दौरान बुद्ध धर्म का कौन सा प्रारूप प्रमुख था? तो दोस्तों सल्तनत पीरियड में yin यान और जो थेरावाद, जो हम लोगों ने बात किया था, थेरावाद जो था, इन दोनों का एक तरीके से पतन हो जाता है। ठीक है, और उस समय में आपको वज्रयान जो है, जो तिब्बत का एरिया है, वहां पे ये अच्छे से फ्लरिश करता है सल्तनत पीरियड में। ठीक है, जिसको हम लोग जब मिडाइवल इंडिया का लेक्चर देखेंगे तो इस चीज को समझेंगे। तो इसी के साथ आपका बुद्धिज्म का लेक्चर भी खत्म होता है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जो चीज आपको याद कर लेनी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसको 10 जगह लिख भी दिया। उसके अलावा निमोनिक्स की सहायता से हम लोगों ने अच्छी अच्छी चीजों को याद कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।